नमस्कार। आज हम मिसकैरेज के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी तो हो गया पर वो आगे नहीं बढ़ा, या तो ब्लीडिंग हो गई या धड़कन बंद हो गया। तो ये क्या है मिसकैरेज और इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मिसकैरेज होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और कोई भी प्रेगनेंसी लॉस अगर 20 हफ्ते से पहले कम हो जाता है या बंद हो जाती है, उसे मिसकैरेज कहते हैं। अबॉर्शन है वो टेक्निक जिससे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। अभी आप इंसिडेंस क्या है, जैसे एज बढ़ती है वैसे मिसकैरेज की इंसिडेंस भी बढ़ती है। जैसे 20 साल के आसपास 10% है और 40 साल के आसपास 25 से 30% है। आईवीएफ में भी इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है और बैकग्राउंड रिस्क जो कि 10 से 25-30% है, उसे और 5-10% आईवीएफ में मिसकैरेज की रिस्क बढ़ जाती है। अब मिसकैरेज क्यों होती है? जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और 2 हफ्ते बाद टेस्ट करते हैं। कभी कभी टेस्ट होने से पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है या प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, और या कि टेस्ट तो पॉजिटिव हो गई पर आगे नहीं बढ़ती है प्रेगनेंसी और ब्लीडिंग आ जाती है कुछ दिन बाद। अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं दिखता है। इसको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। जो प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से पहले मिसकैरी करते हैं उन्हें अर्ली मिसकैरेज कहते हैं, और जो 12 से 20 हफ्ते तक में ही मिसकैरी हो जाते हैं उन्हें लेट मिसकैरेज कहते हैं। थ्रेटेंड मिसकैरेज वो है जो कि प्रेगनेंसी तो है पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इनएविटेबल है कि मिसकैरेज का प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया है कि ये प्रेगनेंसी और नहीं कंटिन्यू करेगी। इनकम्प्लीट मतलब प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल चुके हैं और कुछ अंदर रह गए हैं यूट्रस में। मिस्ड मतलब प्रेगनेंसी है, सैक है, फिटल पार्ट्स भी है पर हार्ट बीट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कई प्रकार के मिसकैरेज होते हैं, और पहले ही हमने बताया है कि लगभग 10 से 30% प्रेगनेंसीज मिसकैरी हो सकते हैं। इसमें क्या होती है, या तो ब्लीडिंग आ जाती है, पेन एब्डोमेन में या पीठ पे, किसी किसी पेशेंट्स को सिम्टम्स जो कि पहले काफी स्ट्रॉन्ग थी वो कम हो जाती हैं, पर ये कोई 100% साइन नहीं है मिसकैरेज का। अब ब्लीडिंग और पेन है थ्रेटेंड मिसकैरेज का कि स्टार्ट हो गया है, पर वेदर इट इज ब्लाइटेड ओवम या मिस्ड मिसकैरेज या इनएविटेबल, वो तो फिर अल्ट्रासाउंड करके ही पता लगता है। जब ये प्रोसेस चल रहा है तो कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, घर का सिंपल फूड लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर के अलावा, प्रिस्क्राइब किए अलावा और कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जब ट्रीटमेंट के डिस्पाइट ट्रीटमेंट भी प्रेगनेंसी आगे नहीं कंटिन्यू कर रही है, तब उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेशन या तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होती है कि आप कुछ ना करें, कुछ टाइम में ही वो प्रेगनेंसी गिर जाएगी कंप्लीटली, या कुछ पिल्स और टैबलेट्स देते हैं या सर्जिकली इवैक्यूएट करते हैं। हर किसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं,
जो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगी। अब ये मिसकैरेज होने के हाई रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक है पेशेंट का इंक्रीज्ड एज, जैसे कि हमने पहले देखा है कि 35 स्पेशली 40 के बाद मिसकैरेज रेट एज हाई एज 30 to 40% हो जाता है। सेकेंड इज ओबेसिटी, मतलब ज्यादा वेट, इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसमें भी मिसकैरेज रेट फिर बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल, क्या स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक से खाना नहीं खाना, बाहर का ज्यादा, ये सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी प्रोसेस के लिए ठीक नहीं है। सो दीज आर द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर मिसकैरेज। बाकी जो कॉजेज हैं वो है जेनेटिक, एनाटॉमिक मतलब यूट्रस में डिफेक्ट, ऑटो इम्यून मतलब बॉडी में ही कुछ सेल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन्फेक्शन, एंडोक्राइन यानी हार्मोनल, और अनएक्सप्लेन्ड। आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब मेजॉरिटी रीजन ऑफ मिसकैरेज अभी भी हमें नहीं पता। मे बी इट इज अ नेचुरल वे of discarding the weak embryo, but 50% केसेस में हमें causes पता है। अब जैसे जेनेटिक है, आप जानते हैं कि जो एम्ब्रियो बनता है वो हाफ फादर से है, हाफ मदर से है, जेनेटिक कंपोनेंट। इस हाफिंग प्रोसेस में कभी कभी क्रोमोसोम या तो बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, या आइदर मदर मैटरनल या पैटर्नल में कुछ जेनेटिक एबरेशंस होते हैं जिनको ट्रांसलोकेशन या एन्यूप्लॉइडी या सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम कहते हैं। हार्मोनल कॉजेस भी होते हैं जो कि सबसे कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसमें जो मेल हार्मोन एंड्रोजन, इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ओबेसिटी, हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म और लो सीरम एचसीजी लेवल्स, इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी मिसकैरेज हो सकती है। इम्यून कॉजेस, बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो कि प्रो प्रेगनेंसी हैं और कुछ है एंटी प्रेगनेंसी। जब प्रो प्रेगनेंसी सेल्स कम होती हैं और एंटी प्रेगनेंसी सेल्स ज्यादा होती हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा है और कुछ अच्छे इंटरल्यूकिन्स हैं वो कम हैं, तब भी प्रेगनेंसी लॉसेस होती हैं। एनाटॉमिक डिफेक्ट्स, कभी कभी जन्म से ही जो लेडी है उसकी यूट्रस या तो एक पर्दा होता है या डबल यूट्रस होती हैं, तो इनमें भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना मुश्किल है और मिसकैरेज हो जाता है। अब ऐसे स्थिति में क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं? एक है कैरियोटाइप, एक है इमेजिंग यूट्रस को देखने के लिए। कैरियोटाइप जेनेटिक के लिए, इमेजिंग में हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफ, एमआरआई, सोनोसैल्पिंगोग्राफी। हॉर्मोन्स के लिए थायराइड, प्रोलैक्टिन, एएमएच, ग्लूकोज। ऑटो इम्यून के लिए और थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोफिलिया भी एक कंडीशन है जिसमें ब्लड थिकन हो जाता है, जैसे लूपस एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग और मेडिकल फैमिली हिस्ट्री, और कभी कभी इन्फेक्शन के लिए बायोप्सी भी करना पड़ता है। अब ये सारे जो कॉजेज हैं इनके अपने अपने ट्रीटमेंट हैं। यूट्रस की कुछ कभी कभी करेक्शन किया जाता है, पर्दा, सेप्टोप्लास्टी, सेप्टम रिसेक्शन। जिनमें ब्लड थिक है उसमें एस्पिरिन और हेपेरिन दिया जाता है। जब इन्फेक्शन होती है तब लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन। थायराइड, प्रोलैक्टिन, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की करेक्शन की जाती है।
इम्यून ट्रीटमेंट अभी भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर कभी कभी लो डोज स्टीरॉइड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं। और जेनेटिक, जब पेरेंट्स में जेनेटिक एनोमली है जैसे ट्रांसलोकेशन, तब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज करके हम वो एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। अब रिपीट क्या है? जब आप परेशान हो जाते हैं कि मिसकैरेज हो गया, गुड न्यूज इज 85% of women will still have a healthy pregnancy after a miscarriage. 75% of women with 2 to 3 miscarriage go on to have successful pregnancy, and 1 in 5 may miscarry again, and they become in the category of recurrent miscarriage. तो हमें क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए? प्रेगनेंसी के पहले अपने डाइट को ठीक रखें, फ्राइड फूड, शुगर्स अवॉइड करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बढ़ा दें, फोलिक एसिड रेगुलरली ले, अपनी विटामिन डी लेवल्स को करेक्ट करें, आयरन की मात्रा चेक कर ले, थायराइड को करेक्ट कर ले, शुगर को करेक्ट कर ले, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल इज अ बिग नो नो, एक्सरसाइज जरूर करें, मिनिमम 40 to 50 minutes of some form of aerobic exercise or strength training will be very good for your system. अगर आपके पास नोन कॉजल फैक्टर्स हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो डॉक्टर के पास जाके उनकी टेस्ट कराएं और उनको करेक्ट करा लें। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं, रेगुलरली अपने डॉक्टर के केयर के अंडर रहें। अब जब मिसकैरेज हो गया है तो हमें नेक्स्ट कब कंसीव करना चाहिए? यूजुअली पहले 2 to 3 months कहा जाता था। अभी लेटेस्ट स्टडीज आई हैं that even 1 to 2 months of rest is enough and you can start trying if there is no other anomaly. The other thing that you must know कि दो हम लोग ट्रीटमेंट से काफी हद तक मिसकैरेज को कंट्रोल में ले आ सकते हैं। जब मिसकैरेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, थ्रेटेंड मिसकैरेज, तब ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कि उसको डेफिनेटली स्टॉप कर देगा। यस, वी कैन गिव रेस्ट, increase your progesterone levels, add human chorionic gonadotrophin hormone, but the process has started. So जब threatened miscarriage start हो जाता है, about 60% may continue, but 40% will land up in a complete miscarriage. So in conclusion, 10 to 15% of all pregnancies will miscarry at least. Many miscarriages have a cause or treatable हैं, but not all. और 70 to 80% को दोबारा नॉर्मल प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। So today I hope you have understood a little bit about miscarriage. Please don't be disappointed if you have had miscarriages in the past. We know that treatment is available for many of the causes of miscarriage, and we wish you the very best in your journey. Thank you very much.